गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों का चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य की ज्ञानेंद्रियाँ, सेंस ऑर्गन्स ऑफ मैन। तो हम लोग आज उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आगे हम लोग देख ले कि ज्ञानेंद्रियाँ या सेंस ऑर्गन किसको कहते हैं। वे अंग जो बाह्य उद्दीपन को ग्रहण कर संवेदी तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क या रीढ़ रज्जु तक भेजते हैं और हमें बाहरी परिवर्तनों का ज्ञान कराते हैं। उन और अंगों को हम लोग ज्ञानेंद्रियाँ या संवेदी अंग या ग्राही अंग कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में 5 सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, जिसका पोजीशन हम लोगों के शरीर में अलग अलग जगह पे है और इसके अलग अलग कार्य हैं जो हम लोग अभी एक नज़र में देखेंगे। बुक में भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट जो हम लोगों का सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्री है वो आँख, जो खोपड़ी के आँख कोटर में स्थित होता है और ये हम लोगों को दर्शन में यानी देखने में मदद करता है और रंग तथा प्रकाश का ज्ञान कराता है। नेक्स्ट जो दूसरी ज्ञानेंद्री है कान, जो मस्तिष्क के दोनों तरफ स्थित होती है, जोड़े में होता है ना, और ये श्रवण करने में, सुनने में, साथ ही शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है नाक, जो दोनों आँख गोलकों के मध्य में स्थित होता है और ये घ्राणेंद्री यानी सूंघने में, स्मेल करने में, गंध की जानकारी देने में, श्वसन में सहायता करता है। नेक्स्ट है जीभ या टंग, जो मुख गुहा में स्थित होता है और ये हम लोगों का स्वाद इंद्री है, यानी सेंस ऑफ टेस्ट हम लोगों को इससे मिलता है। स्वाद का ज्ञान, बोलने में सहायता, भोजन चबाने तथा निगलने में सहायता करता है जीभ। और नेक्स्ट लास्ट जो हम लोगों का 5वां ज्ञानेंद्री है त्वचा या स्किन, जो संपूर्ण शरीर के बाहरी भाग में, बाहरी त्वचा में, बाहरी सतह पर स्थित होता है, जिसको हम लोग स्पर्शेंद्रिय या सेंस ऑफ टच के नाम से जानते हैं। और ये हम लोगों को स्पर्श का ज्ञान, शरीर के पेशियों की रक्षा, उत्सर्जी पदार्थ का त्याग, ताप नियंत्रण आदि में मदद करता है। तो हम लोगों को यहाँ आँख, जो हम लोगों का ज्ञानेंद्री है, जो देखने में सहायता करता है, प्रकाश का, रंग का ज्ञान कराता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी आँख ज्ञानेंद्री के बारे में जानकारी लेंगे। तो वह ज्ञानेंद्री जिसके द्वारा दृष्टि की अनुभूति हम लोग प्राप्त करते हैं, और आँख जो है वो प्रकाश के उद्दीपन को भी ग्रहण करने का कार्य करता है। इसकी स्थिति कहाँ होती है हम लोग देखेंगे। मनुष्य में एक जोड़ी आँख खोपड़ी के अग्रभाग में नेत्र कोटर या आई ऑर्बिट में स्थित रहती है। इसके बनावट के बारे में हम लोगों को मालूम है, बाहरी बनावट किस तरह का होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य की आँख जो है वो 2 पलकों के द्वारा सुरक्षित रहती है। ये है ऊपरी पलक और ये है निचली पलक, जो आँख को सुरक्षा प्रदान करता है। और दोनों पलकों में आई लेसेस, ये यहाँ पे हम लोगों को आई लेसेस पाए जाते हैं और जो आँखों को बाहरी धूलकण से बचाता है। ऊपरी पलक के ऊपरी किनारे पर अश्रु ग्रंथि या लैक्रिमल ग्लैंड यहाँ पे पाया जाता है, जिससे आंसू निकलता है और जो आँख को नम बनाए रखता है और आँख में जलकण, धूलकण को प्रवेश करने से रोकता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। पलकों पर मीबोबियन ग्रंथि भी पाई जाती है, जो आँख को चिकना बनाए रखता है। और अश्रु ग्रंथि जो है वो बाह्य स्रावी ग्रंथि है, जो ये आंसू सीक्रेट करता है। वो उसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, जिसके कारण आंसू जो है वो नमकीन लगता है। तो मनुष्य के आँख का बाहरी बनावट हम लोग देखें। इसको आँख को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पलक होते हैं, ऊपरी निचली पलक, उसमें आई लैश होता है और
ऊपरी पलक में लेक्रिमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। तो ये जो मनुष्य की आँख है उसको मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है नेत्र गोलक। ये जो आँख है उसको हम लोग नेत्र गोलक के नाम से जानते हैं। दूसरा है सुरक्षात्मक भाग, तीसरा है नेत्र पेशियाँ या आई मसल, और चौथा है अश्रु ग्रंथि या टीयर ग्लैंड। तो इस तरह से आँख को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। और आँख के स्ट्रक्चर में और क्या क्या है स्ट्रक्चर उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेत्र गोलक या आई बॉल क्या है। तो आँख का गोलाकार भाग जिसका व्यास 2.3 से 2.5 सेंटीमीटर होता है और इसका बाहरी भाग थोड़ा उभरा हुआ रहता है, और ये 6 मांसपेशियों की सहायता से ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाई जा सकती है। तो ये नेत्र गोलक क्या है, ये जो पूरा भाग है आँख का इसको हम लोग नेत्र गोलक कहते हैं। और अभी हम लोग देखें कि ये 6 मांसपेशियों की सहायता से ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाई जा सकती है। इसमें 2 रचनाएं पाई जाती हैं, आवरण और वर्तित माध्यम, ट्यूनिक्स एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम। तो इसके 2 भाग जो हैं ट्यूनिक या आवरण, जो नेत्र गोलक को घेर के रखते हैं। 3 आवरण इसमें पाए जाते हैं, बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण, आउटर, मिडल एंड इनर कोट। तो बाह्य आवरण जो है वो सबसे बाहरी आवरण है, सबसे आउटर कोट है, जो तंतुमय उत्तल तथा सफ़ेद आवरण है। इस आवरण के सामने के 1/6 भाग को कॉर्निया कहते हैं। ये इस पे जो एक आवरण है बाहर आवरण, उसके 1/6 भाग को कॉर्निया, और बाकी जो इसको हम लोग एक वर्टिकल सेक्शन में देखेंगे तो ये इतना पार्ट जो है कॉर्निया, और बाकी जो अंदर का पार्ट है इसका उसको क्या कहते हैं, स्क्लेरा। 1/6 भाग कॉर्निया और बाकी जो भाग है 5/6 भाग उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्लेरा। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि 1/6 भाग को कॉर्निया कहते हैं, जो पारदर्शी होता है। कॉर्निया के ऊपर एक पतली झिल्ली होती है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं, जो कॉर्निया की रक्षा करता है। और इसके पीछे के 5/6 भाग को स्क्लेरा कहते हैं, जो सफ़ेद होती है कड़ी, और ये जो है अपारदर्शी होती है। कॉर्निया पारदर्शी और पीछे का जो भाग है स्क्लेरा वो अपारदर्शी होता है। तो इसका कार्य क्या है हम लोग देखें। स्क्लेरा कड़ी परत होती है जो आँख को गोलाकार आकार देती है, शेप देती है, और स्क्लेरा प्रकाश बाहर निकालने से रोकती है। यह पेशियों से संबंध बनाए रखती है, और कॉर्निया जो है वो पारदर्शी होती है जिससे प्रकाश की किरणें जो है वो सफलतापूर्वक आई बॉल में प्रवेश करती है। हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं तो उसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, तो आँख के अंदर लाइट का प्रवेश जो है वो कॉर्निया के द्वारा ही होता है। उत्तल होने के कारण यह प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो हम लोग कॉर्निया और बाहरी आवरण में ये कॉर्निया और बाकी का जो अंदर का जो 5/6 भाग है, 1/6 भाग कॉर्निया और बाकी का अंदर का जो बाहरी आवरण है जिसको हम लोग क्या नाम से जाने, स्क्लेरा। तो नेक्स्ट जो है वो मिडिल कोट या मध्य आवरण जो है वो नेत्र गोलक की दूसरी परत है जो 3 भागों से मिलकर बनी होती है, रंजित पटल या कोरोइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस। तो रंजित पटल या कोरोइड क्या है, यह मध्य आवरण का पिछला तथा काला भाग है जो मध्य आवरण का 5/6 भाग होता है। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, ब्लैक पूरा डार्क ब्लैक से जो दिखाया हुआ है 5/6 भाग, जो ये स्क्लेरा के अंदर का लेयर जो है वो कोरोइड होती है, और इसमें रक्त वाहिनियाँ तथा मेलानिन वर्णक या मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। और इसका काम क्या है, ये प्रकाश के परावर्तन को रोकता है और रक्त वाहिनियों द्वारा नेत्र गोलक को पोषक या न्यूट्रिएंट प्रदान करता है।
नेक्स्ट जो है सिलियरी बॉडी, ये इसके साइड में यहाँ पे सिलियरी बॉडी पाया जाता है, जो मध्य आवरण के सामने की पेशी युक्त भाग है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा हुआ रहता है। और इसका कार्य क्या है? इसके प्रसारण तथा सिकुड़ाव से प्रकाश का नियंत्रण होता है। दूर तथा निकट की वस्तुओं को देखने में लेंस का समायोजन करता है। जब आँख को दूर की चीज़ और नज़दीक की चीज़ देखने के लिए ये जो लेंस है उसको थोड़ा मोटा या पतला करना होता है, उस समय ये सिलियरी बॉडी जो है वो आँख को मदद करती है लेंस को बड़ा छोटा करने में, लेंस को एडजस्ट करने में, दूर और नज़दीक की चीज़ को देखने में। ये जो मसल है सिलियरी मसल दोनों साइड आई बॉल के, वो मदद करता है। मध्य आवरण का जो तीसरा आवरण है, जो हम लोगों का आँख का कलर्ड पोर्शन होता है, कलर भाग जो होता है, ये जो हम लोगों का ये वाला पोर्शन जो है, जो किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक दिखता है, किसी का ब्लू दिखता है, तो ये पोर्शन जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस। तो यह मध्य आवरण का लेंस का सामने का गोलाकार तथा पेशीयुक्त भाग है और इसके बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे तारा या प्यूपिल कहते हैं। ये जो यहाँ पे बीचों बीच इसमें छिद्र जो है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्यूपिल। यहाँ देख रहे हैं, प्यूपिल या तारा इसको हम लोग कहते हैं। तो इसका कार्य क्या है? आइरिस की पेशियाँ तारा छिद्र या प्यूपिल के आकार को नियंत्रित करती है और जिसके कारण हम लोगों को अगर अंधेरे में या ज़्यादा उजाला में देखना है तो हम लोगों को उसी तरह की अपने आँख को एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके लिए आइरिस जो है वो मदद करती है। उपयुक्त प्रकाश की तीव्रता को प्यूपिल द्वारा लेंस पर आपतित होने में सहायता करती है और प्यूपिल के द्वारा लाइट जो है वो आँख के अंदर प्रवेश करता है। आँख के अंदर लाइट कहाँ से जाता है? प्यूपिल या वो तारा जो हम लोगों के आँख में जो ये ब्लैक जैसा स्पॉट होता है, उसी के द्वारा लाइट जो है वो हम लोगों के आँख में एंटर करता है, अंदर जाता है। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का तीसरा आवरण है वो अंतः आवरण या इंटरनल कोट है जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। तो नेत्र गोलक का अंतः आवरण को हम लोग रेटिना कहते हैं और यह तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा गठित होता है और प्रकाशग्राही होता है, फोटो रिसेप्टर होता है। इसके दो स्तर होते हैं, वर्णक स्तर और संवेदी स्तर। तो रेटिना हम लोगों का कहाँ है? यहाँ हम लोग देखेंगे, ये वाला जो अंदर वाला पोर्शन है, सब तीसरा लेयर जो है आँख का, उसको हम लोग रेटिना नाम से जानते हैं। और ये रेटिना जो है वो तंत्रिका कोशिकाओं या नर्व सेल्स द्वारा गठित होता है और ये फोटो रिसेप्टर और प्रकाशग्राही होता है और इसी रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब जो है किसी वस्तु का आँख में बनता है। तो इसके दो जो स्तर हैं हम लोग अभी देखेंगे, वर्णक स्तर और संवेदी स्तर, पिगमेंटेड लेयर एंड सेंसरी लेयर। तो वर्णक स्तर या पिगमेंटेड लेयर क्या होता है? यह कोरोइड स्तर से सटी हुई परत है जो एपिथेलियल सेल्स द्वारा रचित होती है और इसमें मेलानिन वर्णक पिगमेंट भरा रहता है, जिसको कि हम लोग रॉड तथा कोन के पोषण को प्रदान करने के लिए इसका ये कार्य होता है। ये रॉड और कोन को पोषण प्रदान करता है। रॉड और कोन सेल्स जो है वो संवेदी स्तर में पाए जाते हैं और जिसका बहुत ही बड़ा काम है आँख में, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। और दूसरा लेयर जो है वो संवेदी स्तर सेंसरी लेयर, यह रेटिना की निचली परत है। रेटिना का जो निचला परत होता है उसको सेंसरी लेयर कहते हैं। यहाँ पे रॉड और कोन सेल्स यहाँ पे अरेंज रहता है। तो रॉड सेल्स किस प्रकार का बनावट का होता है? बेलनाकार और दंडाकार संवेदी सेल्स द्वारा निर्मित, जिसमें रॉड सेल्स में रोडोप्सिन, इसको याद रखना होगा, रॉड सेल में रोडोप्सिन प्रकाश संवेदी वर्णक
या पिगमेंट उपस्थित रहता है, जो मनुष्य के आँख में 11 से 12 करोड़ की संख्या में रॉड सेल्स उपस्थित होते हैं और इसका कार्य क्या है? प्रकाश उद्दीपन को ग्रहण करना और हम लोगों को अंधेरे और उजाले का ज्ञान कराना। रॉड सेल्स के निर्माण में यहाँ एक चीज़ और हम लोगों को ध्यान देना है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग होता है उसमें क्या होता है? रॉड सेल्स के निर्माण में विटामिन ए की आवश्यकता होती है, क्योंकि रॉड सेल्स हम लोगों को अंधेरे उजाले का ज्ञान कराता है, यानी हम लोगों के आँख का रोशनी जो है वो इसी के द्वारा बना हुआ है। तो रॉड सेल्स के निर्माण में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो क्या होगा? रॉड सेल्स का निर्माण नहीं होगा, रॉड सेल्स नष्ट हो जाते हैं और इस कारण हम लोगों को अंधेरे उजाले का ज्ञान नहीं होगा, यानी हम लोगों को रात में दिखाई नहीं देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग से इसको हम लोग जानते हैं। उजाला में तो दिखाई देगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, तो इसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस किस कारण से होता है? रॉड सेल्स के निर्माण में जब बाधा पहुंचती है, यानी विटामिन ए की जब कमी होती है तो रॉड सेल्स नष्ट होने लगते हैं, रॉड सेल्स कम पड़ जाते हैं, जिसके कारण हम लोगों को रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होता है। और कोन्स सेल जो रेटिना में के आंतरिक भाग में स्थित होते हैं, ये इसकी बनावट कैसी होती है? शंकु या पिरामिड की आकार वाले संवेदी कोशिकाओं या न्यूरॉन द्वारा निर्मित होते हैं ये कोन सेल्स, और इनमें प्रकाश संवेदी बैंगनी रंग का वर्णक आइडोप्सिन तथा नीले रंग का वर्णक साइनोप्सिन उपस्थित रहता है, जो रंग विभेदन करने में मदद करता है, रंग को पहचानने में मदद। मनुष्य की आँख में कोन सेल्स की संख्या 65 से 70 लाख होती है और इसका कार्य क्या है? प्रकाश की तीव्रता का ज्ञान इसके द्वारा होता है, रंग भेद का ज्ञान इसके द्वारा होता है। अब अगर कोन सेल्स की कमी हो गई, कोन सेल्स की संख्या कम हो गई रेटिना में, तो उसके कारण मनुष्य जो है वो रंग भेद नहीं कर पाएगा, लाल हरा रंग नीला रंग का भेद नहीं कर पाता है, और इस रोग को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोनों डिजीज़ जो हम लोग रोग देख रहे हैं, वर्णांधता और रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये दोनों रोग का कारण रॉड और कोन सेल्स है। तो किस सेल से कौन सी डिजीज़ होती है, बीमारी होती है, उसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है द्विध्रुवीय न्यूरॉन स्तर, बाइपोलर न्यूरॉन लेयर। तो बाइपोलर न्यूरॉन लेयर जो दूसरा लेयर है इसमें, यह संवेदी स्तर का मध्य स्तर है, जिसमें द्विध्रुवीय न्यूरॉन यानी बाइपोलर न्यूरॉन जिसमें 2 ध्रुव होंगे वो उपस्थित रहता है, जिसका एक सिरा रॉड तथा दूसरा सिरा जो है वो कोन से रॉड तथा कोन सेल से एक सिरा और दूसरा सिरा जो है वो गैंग्लिया द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। हम लोग देखेंगे कि कुछ जंतु जैसे उल्लू और रात को, खास करके रात को चलने वाले अन्य जीव जो हैं, जो रात को देख सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली और अन्य रजनीचर नॉकटर्नल एनिमल्स जो है वो रात को भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आँखों में रॉड्स कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। उनके जो रेटिना में रॉड और कोन सेल्स होते हैं, तो रॉड सेल्स की संख्या जो है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये रात्रि के समय में भी देख सकते हैं। लेकिन इनमें कोन की संख्या बहुत कम या नहीं होती है, जिसके कारण ये रंग विभेद नहीं कर पाते हैं, अलग अलग रंगों की जानकारी ये नहीं कर पाते हैं। इसके साथ ही कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि पशुओं की आँखें जो है रात को चमकती है। क्यों चमकती हैं? क्योंकि उनके रेटिना की ऊपरी परत जो होती है पिगमेंटेड लेयर, उसमें चांदी के समान चमकते हुए गुआनिन संयोजी उत्तक वर्णक पाए जाते हैं, जिन्हें टैपिडम लूसिडम कहते हैं, और यही जब रेटिना पर अतिरिक्त प्रकाश फेंकते हैं या परावर्तित करते हैं, तो जिसके कारण आँखें जो है वो रात को चमकती हुई दिखाई
देती है। तो टेपेडम लूसिडम क्या है और क्यों आंखें चमकती हैं रात को, ये हम लोग समझे। हम लोग यहाँ पे कुछ और टर्म देखेंगे, जैसे अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट किसको कहेंगे। तो रेटिना के जिस भाग से प्रकाशीय तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व जुड़ी रहती है उस भाग में संवेदी कोशिकाएं, रॉड सेल्स या कोन सेल्स नहीं पाए जाते हैं। इस स्थान को अंध बिंदु हम लोग कहेंगे और इस स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनता। तो देखें हम लोग इस पोर्शन से, रेटिना के इस पोर्शन से ऑप्टिक नर्व्स जुड़ी हुई है और ऑप्टिक नर्व्स जहाँ से जुड़ी है यानी ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ पे रॉड और कोन सेल्स नहीं पाए जाते। तो इसी स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु, और यहाँ पे प्रतिबिंब नहीं बनता किसी वस्तु का। नेक्स्ट जो है पीत बिंदु या येलो स्पॉट, मैकुला लुटिया और फोबिया सेंट्रलिस। तो ये क्या है, तारा छिद्र या प्यूपिल के ठीक पीछे यानी आँख के उत्तल लेंस का अक्ष रेटिना के जिस भाग से मिलता है उस स्थान को पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। और इस भाग में रॉड सेल्स जो है उसकी संख्या बहुत अधिक होती है और किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब यहाँ बनता है। तो हम लोग यहाँ चित्र में देखेंगे कि ये हम लोगों का तारा छिद्र है। यहाँ पे तारा छिद्र के ठीक पीछे यानी आँख का जो यहाँ पे उत्तल लेंस है उसके अक्ष के रेटिना पर जो जहाँ पे जाके मिलता है जिस भाग पे, उस स्थान को पीत बिंदु कहते हैं। ये लेंस का जो अक्ष है वो रेटिना पे जाके जिस बिंदु पे मिलता है उसको ही पीत बिंदु कहते हैं। और यहाँ पे इस भाग में रॉड सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा संख्या में होती है और इसी पीत बिंदु पे स्पष्ट प्रतिबिंब किसी वस्तु का बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्तित माध्यम या रिफ्लेक्टिंग मीडिया। तो मीडिया के रूप में तेजोजल और विट्रस ह्यूमर, तो एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो है, तो तेजोजल जो है एक्वस ह्यूमर वो कॉर्निया तथा लेंस के बीच के प्रकोष्ठ में जो स्वच्छ पारदर्शक द्रव भरा हुआ रहता है जिसमें 90% जो है वो पानी ही होता है, तो उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर या तेजोजल कहते हैं। तो इसका काम क्या है, आँख को उत्तल आकार प्रदान करना, यह वर्तित माध्यम का कार्य करती है और आँख के आंतरिक दबाव को नियंत्रित करता है। तो हम लोग यहाँ चित्र में देखेंगे कि यहाँ जो ये आँख का कॉर्निया, ये कॉर्निया और लेंस के बीच का ये जो जगह है, ये जो प्रकोष्ठ है जिसमें स्वच्छ पारदर्शक द्रव जो भरा हुआ रहता है जिसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं और इसका काम हम लोग अभी देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लेंस, नेत्र गोलक के सामने एक गोलाकार उभय उत्तल या बाइकॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है जो कॉर्निया से लगभग 2 मिलीमीटर पीछे स्थित रहता है। यह सस्पेंसरी लिगामेंट द्वारा झूलता रहता है और आँख को 2 तरल युक्त प्रकोष्ठ में विभाजित करता है। तो कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को एक्वस या एक्वस चेम्बर तथा लेंस के पीछे वाले भाग को विट्रस चेम्बर कहते हैं, पश्च प्रकोष्ठ कहते हैं। तो अभी हम लोग चित्र में देखेंगे लेंस कहाँ है। ये जो गोलाकार रचना है वो क्या है, बाइकॉन्वेक्स लेंस। नेत्र गोलक के सामने एक गोलाकार, ये नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक के सामने गोलाकार एक उभय उत्तल बाइकॉन्वेक्स लेंस जो कॉर्निया के लगभग, कॉर्निया यहाँ है, कॉर्निया के एकदम सामने 2 मिलीमीटर पीछे ये रहता है और सस्पेंसरी लिगामेंट जो है यहाँ पे, सस्पेंसरी लिगामेंट जो है उसके द्वारा झूलता रहता है और ये आँख को 2 तरल युक्त प्रकोष्ठ में, एक है इधर एक्वस विट्रस और इसके पीछे जो है वो विट्रस ह्यूमर, दोनों अग्र प्रकोष्ठ और पश्च प्रकोष्ठ को, दोनों को ये अलग करता है एक दूसरे से। तो लेंस का हम लोग कार्य देखें। लेंस प्रकाशीय किरणों को
वर्तित तथा रेटिना पर फोकस होने में सहायता करता है। रेटिना पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में ये सहायता करता है। तो दूसरा जो विट्रस ह्यूमर है, दूसरा प्रकोष्ठ या पश्च प्रकोष्ठ जो है वो लेंस के पीछे तथा रेटिना के सामने के प्रकोष्ठ को विट्रस चैम्बर अभी हम लोग देखें, और इसमें उपस्थित द्रव को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसका काम क्या है? आँख को आकार प्रदान करना, वर्तित माध्यम का कार्य करना और आँख के आंतरिक दबाव को नियंत्रित करना। तो अभी हम लोग आँख के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ चुके हैं। ये कॉर्निया, इसके ये भाग जो है वो आइरिस, जो कलर्ड पोर्शन होता है आँख का, ब्राउन कलर का या ब्लू कलर का हम लोग बोलते हैं आइज़ है, वो आइज़ जो है वो आइरिस। इसके बाद आइरिस के बीचों बीच प्यूपिल, प्यूपिल के पीछे लेंस, और लेंस जो है वो दो चैम्बर को, अग्र प्रकोष्ठ और पश्च प्रकोष्ठ को अलग करता है। अग्र प्रकोष्ठ को जिसमें एक्वस ह्यूमर हम लोग कहते हैं, और पीछे वाले प्रकोष्ठ जिसमें ये जेली जैसा पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और बाकी जो रेटिना, पीछे का जो अंदर का सबसे आंतरिक पर्दा जो रेटिना, जिसके ऊपर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आँख में जो लाइट है वो प्रवेश करता है प्यूपिल के द्वारा। प्यूपिल जो है उससे लाइट प्रवेश करके और किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर फोबिया और येलो ऑप्टिक स्पॉट, जहाँ पे येलो स्पॉट जहाँ पे लेंस का जो अक्ष है वो आके मिलता है, और यहाँ पे कोई चीज़ का प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है। तो इस तरह से हम लोग देखें आई का स्ट्रक्चर, और अभी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार ये कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि आई मैकेनिज्म ऑफ विज़न यानी दर्शन की क्रियाविधि किस प्रकार होती है। तो किसी वस्तु से आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें, जब कंजंक्टिवा से होता हुआ कॉर्निया और कॉर्निया से होकर एक्वस ह्यूमर, यहाँ का जो लिक्विड पोर्शन है, एक्वस ह्यूमर पर पड़ता है, और एक्वस ह्यूमर से गुजरने के बाद ये प्यूपिल से जो है किरण जो है प्रकाश का, वो गुजरता हुआ कहाँ पे पड़ता है? लेंस के ऊपर आपतित होता है, और लेंस से वर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद यह पदार्थ ये जो प्रकाश की किरण है वो विट्रस ह्यूमर या पश्च चैम्बर से होता हुआ कहाँ जाता है? रेटिना के ऊपर पड़ता है, और रेटिना पे इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो कैसा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब। और रेटिना पर उपस्थित संबंधी तंत्रिका, यहाँ पे जो रॉड और कोन सेल्स उपस्थित होती हैं वो उसको ग्रहण करती हैं, और ऑप्टिक नर्व द्वारा, यहाँ ऑप्टिक नर्व हम लोग देखें जुड़ी हुई है, ऑप्टिक नर्व द्वारा ये जो संवेदना है वो कहाँ पहुँचती है? सेरिब्रम तक, और सेरिब्रम में, मस्तिष्क में इसका वस्तु का जो यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बना था वो अब मस्तिष्क में इसका सीधा प्रतिबिंब हम देख पाएंगे। और इस प्रकार मनुष्य की आँख बाइनोकुलर विज़न, द्विनेत्र दृष्टि, यानी कोई भी वस्तु को हम लोग दोनों आँखों से एक बार एक साथ समान रूप से देख लेते हैं। तो इस तरह से आँख का दर्शन या का क्रियाविधि होता है। अब हम लोग देखेंगे एकोमोडेशन या स्वतः समायोजन किस प्रकार हो। तो आँख का समायोजन या एकोमोडेशन ऑफ आई, इसमें क्या होता है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए आँख की क्षमता को आँख का समायोजन हम लोग कहते हैं। अलग अलग, नज़दीक, दूर सभी वस्तुओं को आँख देख पाता है, क्योंकि वो इस अपने आप को अपने क्षमता को समायोजित करता है। तो नज़दीक की चीज़ें देखते समय लेंस जो है वो मोटा और उत्तल हो जाता है, क्योंकि सिलियरी पेशियों में संकुचन होता है, जिससे तारा छिद्र या प्यूपिल जो है वो छोटा हो जाता है, और आइरिस मांसपेशियाँ बड़ी हो जाती है, और हम लोग नज़दीक की चीज़ जो है वो आसानी से देख लेते हैं। और जब दूर की चीज़ों को देखने का समय होता है
तब तारा छिद्र या प्यूपिल जो है वो बड़ी हो जाती है और जो सिलियरी पेशियों में प्रसारण होता है, जिससे आइरिस की मांसपेशियां संकुचित हो जाती है और छोटी हो जाती हैं और लेंस जो है वो लंबा पतला हो जाता है और हम दूर की चीज़ों को भी स्पष्ट देख पाते हैं। तो इस तरह से हम लोग अपने आँख को एडजस्ट करके आँख में जो समायोजन का एकोमोडेशन का क्षमता है उसके कारण दूर और नज़दीक दोनों ही वस्तुओं को देख पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आँख में जो हम लोगों का दृष्टि दोष कुछ होता है वो दृष्टि दोष क्या है और उसे दूर करने के क्या उपाय हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले कि सामान्य अवस्था में जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार बनता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जो है वो कॉर्निया से होके एक्वस ह्यूमर से होके लेंस के ऊपर पड़ी और लेंस जो है वो उसको रेटिना पे प्रकाश की किरणें गुजरने के बाद रेटिना के ऊपर इसका प्रतिबिंब बनता है। लेकिन कुछ दृष्टि दोष हम लोगों में मनुष्यों में आ जाती है, जिसके कारण प्रतिबिंब जो है वो सही जगह पे नहीं बन पाता है। तो इसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं और इसका उपचार क्या है। तो फर्स्ट है निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, शॉर्ट साइटनेस और मायोपिया। इस दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की चीज़ स्पष्ट देख पाते हैं किंतु दूर की चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती, तो इसका कारण क्या है कि इसमें नेत्र गोलक का आकार जो है, आई बॉल का आकार जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसके कारण दूर से चलने वाली प्रकाश किरणें रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती है, यानी प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के आगे बन जाता है, पहले बन जाता है और लेंस का आकार भी छोटा और मोटा हो जाता है, जिसके कारण चीज़ जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तो इसका उपाय हम लोग क्या देखते हैं, अवतल लेंस अगर हम लोग वाला चश्मा अगर यूज़ करते हैं जिसका पावर निगेटिव होता है तो ये दोष जो है वो दूर हो जाता है। किस प्रकार से हम लोग चित्र में देखेंगे तो नॉर्मल आई में हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आई बॉल का जो एक्चुअल शेप था वो यहाँ तक था और ये आई बॉल जो है वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के कारण जो प्रकाश की किरणें यहाँ आपतित हो रही हैं वो उसके पहले ही रेटिना के पहले ही फोकस करके और रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है वस्तु का, जिसके कारण वस्तु जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती, ब्लर्ड इमेज बनता है। लेकिन इसके करेक्शन के लिए जब हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं चश्मे के रूप में तो क्या होता है, ये जो है अवतल लेंस जो है वो के यूज़ के कारण प्रतिबिंब जो है वो पुनः सही जगह पे बन जाती है, रेटिना पे बन जाती है और हम लोग इमेज को क्लियर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है दोष प्रेसबायोपिया। इस विकार में बढ़ती उम्र के साथ आँखों की दृष्टि क्षमता घटने लगती है। खास करके 40-45 वर्ष की उम्र में लेंस का लचीलापन जो है वो घट जाता है, जिसके कारण नज़दीक की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है और यह भी एक प्रकार का दूरदृष्टि दोष है और इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का चश्मा प्रयोग में लाते हैं। तीसरा जो दृष्टि दोष है दूरदृष्टि दोष, लॉन्ग या फार साइटनेस और हाइपेरोपिया में क्या होता है, दृष्टि दोष में दूर की चीज़ स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक की चीज़ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि नेत्र गोलक जो है आई बॉल का आकार वो सामान्य से छोटा हो जाता है, जिससे निकट से चलने वाली प्रकाश की किरण रेटिना के पीछे फोकस होती है और दूर से चलने वाली प्रकाश की किरण रेटिना पर फोकस होती है। तो लेंस का आकार पतला और लंबा हो जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल लेंस का चश्मा इस्तेमाल करते हैं, जिसका पावर पॉजिटिव दर्शाया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अभी चित्र में फार साइटनेस में क्या होता है।
इसका नेत्र गोलक जो है वो, उसका आकार जो है वो यहाँ सही आकार था और ये छोटा हो गया है, जिसके कारण इमेज जो है वो रेटिना पे नहीं बन के पीछे बनता है और ये धुंधला दिखाई देता है कोई भी वस्तु। अब इसको करेक्ट करने के लिए, करेक्शन के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और इस लेंस के उपयोग के कारण प्रतिबिंब जो है वो सही जगह पे बन जाती है और हम लोगों को वस्तु का सही इमेज दिखाई देता है, स्पष्ट इमेज दिखाई देता है। प्रकार का दृष्टि दोष जो है मोतियाबिंद या कैटरेक्ट, उसमें क्या होता है, बढ़ती उम्र या अन्य किसी कारण से आँखों का जो पारदर्शी लेंस है वो धीरे धीरे अपारदर्शी बन जाता है और प्रकाश की किरणें जो है वो आँख में प्रवेश नहीं कर पाती, जिसके कारण क्या होता है, जब लाइट आँख के अंदर नहीं जाएगी तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बिना लाइट का हम लोग कुछ देख नहीं पाएंगे। तो अगर दोनों आँखों में ऐसा मोतियाबिंद का शिकायत हो जाता है तो स्थिति और भयावह हो जाती है, हम लोग कुछ देखने लायक नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि अपारदर्शी लेंस को निकाल कर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन करके अपारदर्शी लेंस को निकाल कर उसके जगह पे दूसरे लेंस को की व्यवस्था की जाती है और जिसके कारण लाइट जो है वो आँख में प्रवेश कर पाए और सही सही इमेज जो है वो वस्तु का बन सके। तो इस प्रकार एक और भी आँख से जुड़ी हुई बीमारी है कंजंक्टिवाइटिस। इस बीमारी में क्या होता है, आँखें लाल हो जाती है, आँखों में दर्द, खुजली होने लगता है और अति संक्रमण की स्थिति से आँखों से पानी भी गिरने लगता है, सोकर उठने पर पलकें सट जाती हैं। इस अवस्था में हम लोग क्या करते हैं, सफाई करते हैं, चिकित्सक का सलाह लेते हैं, कुछ मेडिसिन आँख में डालते हैं जिससे ये बीमारी जो है वो दूर हो जाती है। तो इस प्रकार हम लोग आँख की बनावट के बारे में, आँख के कार्यविधि किस प्रकार करता है आँख अपना कार्य, आँख का समायोजन और आँख से जुड़ी हुई विभिन्न दृष्टि दोष के बारे में अध्ययन किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रचलन के बारे में जानकारी लेंगे।